हेलो एवरीवन, आई एम नीलम फ्रॉम राइट टू एजुकेशन। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत का चौथा पाठ दीवानों की हस्ती। इस कविता के रचयिता हैं भगवती चरण वर्मा जी, जिनका जन्म 30 अगस्त 1903 और मृत्यु 5 अक्टूबर 1981 को हुई थी। भगवती चरण वर्मा जी साहित्य जगत में जाने माने कवि थे। इन्होंने बहुत सी कविताएं और लेख लिखे, जिनमें से एक कविता है, बहुत सुंदर कविता है स्टूडेंट्स, दीवानों की हस्ती। आइए कविता की शुरुआत करते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चली, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। स्टूडेंट्स, कविता शुरू करने से पहले हम इसका प्रसंग जान लेते हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित कविता दीवानों की हस्ती से लिया गया है। इस कविता के कवि भगवती चरण वर्मा जी हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दीवाने दुनियादारी से बेफिक्र रहने वाले एवं मस्त मौला होते हैं। वे कभी टिककर एक स्थान पर नहीं रहते, जहाँ भी जाते हैं अपने जोश से वातावरण में खुशियाँ बिखेर देते हैं। कविता शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स इसका भाव जान लेते हैं कि कविता यानी दीवानों की हस्ती का भाव क्या है। हस्ती का अर्थ होता है अस्तित्व। इसमें किसी के अस्तित्व के बारे में बताया गया है। किसके अस्तित्व के बारे में बताया गया है? दीवानों के हस्ती के बारे में बताया गया है। अब प्रश्न ये होता है स्टूडेंट्स कि दीवाने क्या होते हैं? उस व्यक्ति को कवि ने दीवाना कहा है जो हर हाल में प्रश्न होकर खुले दिल से जिंदगी जीता है। साथ ही वह जहाँ भी जाता है अपने चारों ओर खुशियाँ फैलाता है। लोगों के दुखों को अपने ऊपर लेकर उन्होंने प्रश्न करता है। स्टूडेंट्स, आप देखिए, यदि आपके संपर्क में कोई एक ऐसा बच्चा है जो बहुत खुश रहता है और हमेशा दूसरों की मदद करता है, तो उससे बातें करना पसंद करेंगे, वो आपको अच्छा लगने लगेगा। इसी तरह से कवि कहते हैं कि दीवाने जो हैं मस्त मौला होते हैं और वो सभी को अच्छे लगते हैं। यह कविता यह बताती है कि हमें ऐसे गुणों को विकसित करना चाहिए जिससे जीवन में खुशी आए। आइए अब कविता देख लेते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती में कवि कहते हैं कि जो मस्त मौला स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, यानी कवि ने खुद को भी मस्त मौला बताया है, दीवाना बताया है। वो कहते हैं मस्त मौला स्वभाव वाले व्यक्ति की तो हस्ती ही क्या है आज यहाँ कल वहाँ चले। वो कभी एक जगह टिक कर नहीं रहते हैं, वो आज यहाँ हैं और कल कहीं और हैं। उनके जीवन का कोई भी निश्चित ठिकाना नहीं है। वे एक जगह टिककर नहीं रहते हैं। वे जहाँ भी जाते हैं उनके मस्त मौला स्वभाव से वहाँ का वातावरण भी खुशहाल हो जाता है। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यानी धरती के जिस भी कोने में दीवाने जाते हैं उनके साथ साथ उनका मस्ती का आलम भी साथ चला जाता है। वह जहाँ भी जाते हैं वहाँ के माहौल को खुशनुमा भरा या मस्त बना देते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं आए बनकर उल्लास। उल्लास का मतलब खुशी। जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पर लोग कहते हैं अरे तुम अभी खुशियों से भरे हुए हो और अभी यहाँ से चल दिए हो। आंसू बनकर बह चले, और तुम्हारे जाते ही तुम इतना अच्छा खुशनुमा और मस्त माहौल बना देते हो और तुम्हारा स्वभाव इतना अच्छा है कि जब तुम यहाँ से जाते हो सभी को दुख होता है और आंखों से आंसू बनकर बहने लगते हैं। लोग यही कहते हैं, सब कहते ही रह गए तुम कैसे आए कहाँ चले। कहते हैं कि तुम अभी अभी तो आए थे और अभी अभी कहाँ जा रहे हो। जो प्रसन्नता के पल हमने तुम्हारे साथ बिताए हैं
हमें तो पता ही नहीं चला, ऐसा लग रहा है कि तुम अभी तो आए थे और अभी कहीं जा रहे हो। थर्ड है, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। अब जो प्रश्न लोगों ने कवि से किया था कि अभी तो आए तुम अभी चल दिए, तो उसके उत्तर में कवि कहते हैं, हम दीवानों से मत पूछो हम किधर जा रहे हैं, हम किस ओर जा रहे हैं, यह हमसे मत पूछो, क्योंकि मुझे तो चलना है। कवि अपने बारे में कहते हैं, मुझे तो चलना है, मैं चल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे चलते ही जाना है। मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मुझे चलते ही जाना है, और मुझे कहाँ जाना है, क्यों जाना है, किस लिए जाना है, इन सब बातों से मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो मेरे जीवन का लक्ष्य यही है कि एक जगह रुकना नहीं है, और जो अपना मस्त मौला स्वभाव है और जो ये खुशियाँ भरी हैं, मुझे सारी दुनिया में फैलानी है। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। मैं संसार में जिस भी भाग में मैं जा रहा हूँ, वहाँ से मैंने कुछ अच्छा ग्रहण किया है, जैसे अच्छी बातें, अच्छे विचार, अच्छी सोच ग्रहण की है। जहाँ भी मैं जा रहा हूँ वहाँ के माहौल से अच्छी बातें ग्रहण कर रहा हूँ, और जो बातें खुशियाँ हैं या अच्छी बातें हैं दूसरों को मैं दे भी रहा हूँ, यानी कि मैं कुछ उनसे ले भी रहा हूँ और कुछ दे भी रहा हूँ। दो बातें कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए। इसमें कवि कहते हैं कि जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, हम उनकी बातें सुन भी रहे हैं और कुछ अपनी बातें कह भी रहे हैं। यानी दीवाने लोग अपने मन की कुछ बातें लोगों से कह भी लेते हैं और कुछ बातें उनकी सुन भी लेते हैं। कुछ हंसे और कुछ रोए, यानी किसी बात पर उन्हें हंसी भी आ जाती है और किसी बात पर वो रो भी देते हैं। यानी कि जो अच्छी बातें होती हैं, मजाक वाली बातें होती हैं, वो उस पर हंस भी देते हैं, और किसी के भावपूर्ण जो गहराई वाली बातें हैं उन पर सुनकर उनको रो भी देते हैं। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, और सुख दुख में समान रहकर वे निरंतर अपने रास्ते पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। दीवाने कभी एक निश्चित जगह पर नहीं रहते हैं, वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते ही रहते हैं और वहाँ का माहौल खुशनुमा बनाते रहते हैं। नेक्स्ट, हम भिखमंगों की दुनिया में सब छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। भिखमंगों का अर्थ है यहाँ पर निर्धन, भीख मांगने वाले या छोटे दिल वाले। स्वच्छंद, अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला, उर, अपने मन पर। अर्थात कवि कहते हैं कि ये दुनिया में जो लोग छोटे दिल वाले हैं या जिनमें प्रेम की कमी है, जिनका दिल छोटा है, वो हर चीज को छोटा बड़ा तेरा मेरा इन बातों को तोलकर देखते हैं। कवि कहते हैं कि मैं इन छोटे दिल वालों की दुनिया में, जिनमें प्रेम नहीं है, जो हमें सिर्फ मांगना ही जानते हैं, ऐसी दुनिया में मेरे अंदर जो खुशियां हैं उन्हें खुले दिल से बांटने जा रहा हूँ। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। कवि कहते हैं कि मैं अपने इस प्रयास यानी खुश करने के प्रयास में, लोगों के जीवन में खुशियां भरने के प्रयास में यदि असफल हो जाता हूँ, तो इस असफलता को भी मैं अपनी ही कमी मानता हूँ। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाला, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि कहते हैं अब अपना और पराया क्या। कवि कहते हैं कि अब मैं ऐसी स्थिति में पहुंच गया हूँ कि इतनी अच्छी सकारात्मक दृष्टि जागृत हो चुकी है
कि अब मुझे अपनी और पराई में अंतर नज़र नहीं आता है, यानी मेरे अंदर अपने व पराये को लेकर कोई भी असमानता नहीं है। मेरे अंदर यह भावना खत्म हो चुकी है कि यह मेरा अपना है और यह मेरा पराया है। आबाद रहे रुकने वाला, वे लोग जो अभी भी इन भावों पर अटक गए हैं यानी रुक गए हैं, वो आबाद रहे और उनकी मंगल कामना करते हैं। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। संसार की इस लुभावनी बातों में मैं स्वयं बंधा था, मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया था। कवि कहते हैं कि संसारिक भाव में बंधा था, मेरे अंदर सारे संसार को समान रूप से देखने का भाव जागृत हो चुका है, जो अब मैं इन सारे बंधनों को खुद ही तोड़कर आगे बढ़ना चाहता हूँ और आगे बढ़ चुका हूँ। इस तरह से आपकी ये कविता का सार खत्म होता है। थैंक यू। हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के पाठ 4 दीवानों की हस्ती नामक कविता के अभ्यास प्रश्न करें। इस कविता के रचयिता हैं भगवती चरण वर्मा जी। तो आइए अभ्यास प्रश्न शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें कविता से पहला प्रश्न है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि कवि बेफिक्री भरा जीवन जीने वाला व्यक्ति है। वह अपने साथियों के साथ जहाँ भी जाता है मस्ती का आलम भी साथ जाता है, वहाँ उनके सुख दुख में शामिल होता है। वह अपने लक्ष्य अर्थात उन लोगों की खुशियों को स्थायी नहीं बना पाता है और वापस आते समय कवि वे लोग दोनों ही दुखी होते हैं। विदाई के समय उनकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं, इसलिए कवि ने ऐसा कहा है। इसी क्रम में दूसरा प्रश्न है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? उत्तर इस प्रकार है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि इसलिए ऐसा कहता है क्योंकि कभी अभावग्रस्त तथा दुखी लोगों के बीच प्यार तथा अपनत्व प्रकट करते हुए उनमें खुशियां बांटना है, अर्थात उन्हें स्वतंत्रता रूपी अनमोल खुशी देना चाहता है, पर अपने प्रयास के बाद भी वह ऐसा नहीं कर पाता है तथा असफलता का भार वह अपने हृदय पर लेकर जा रहा है। तो इससे क्या लगता है स्टूडेंट्स कि इससे लगता है कि कवि निराश है। कविता से तीसरा प्रश्न है, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? उत्तर है इसका, कविता में कवि का जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अच्छा लगा। कवि कहते हैं कि हम सबके सुख दुख एक हैं, हमें दोनों ही परिस्थितियों का सामना समान रूप से करना चाहिए, यानी हमें सुख व दुख में समान भाव रखना चाहिए। ऐसा दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति ही सुखी रह सकता है। अगला प्रश्न कविता से आगे प्रश्न से है। इसमें पहला प्रश्न देख लेते हैं, जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है सहपाठियों के बीच चर्चा कीजिए। यानी आपको अपने दोस्तों से मिलकर ग्रुपिंग में चर्चा करनी है कि मस्ती कब हानिकारक हो सकती है। उत्तर इस प्रकार है, जीवन में मस्ती होनी चाहिए जिससे सभी को खुशी मिले या दूसरों का फायदा हो रहा हो और दूसरों को कुछ अच्छा मिल रहा हो तो मस्ती अच्छी होती है। इसके विपरीत यदि मस्ती से अपना या दूसरों का नुकसान हो रहा हो तो वह मस्ती हानिकारक हो सकती है। तो मस्ती को इस तरह से नहीं करना चाहिए जिससे कि दूसरों को भारी क्षति या नुकसान पहुँचे। मस्ती हमें तभी करनी चाहिए जब हमें लगे कि वह किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। नैतिकता का दायरे में रहकर ही हमें मस्ती करनी चाहिए। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स अनुमान और कल्पना से है। इसमें प्रश्न है, एक पंक्ति में कवि ने यह कहकर
अपने अस्तित्व को नकारा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। दूसरी पंक्ति में उसने यह कहकर अपने अस्तित्व को महत्व दिया है कि मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यह फाका मस्ती का उदाहरण है। अभाव में भी खुश रहना फाका मस्ती कही जाती है। कविता में इस प्रकार की अन्य पंक्तियां भी हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और अनुमान लगाइए कि कविता में परस्पर विरोधी बातें क्यों की गई हैं। उत्तर है विरोधाभास वाली पंक्तियां मैंने कुछ इसमें लिखी हैं, देखते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। यहाँ पर उल्लास का विरोधाभासी आंसू है। उल्लास का अर्थ खुशी होता है और आंसू का मतलब दुख होता है। दूसरी पंक्ति है इसमें, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो इसमें बंधे का विरोधाभासी क्या है, तोड़ चले। तो यहाँ स्वयं बंधे थे का विरोधाभासी बंधनों को तोड़ने की बात कही है, इसका विरोधाभासी है। तीसरा है, हम भिखमंगों की दुनिया में सब छंद लुटाकर प्यार चले। तो भिखमंगों का विरोधाभासी लुटाना है। भिखमंगों का मतलब गरीब, और लुटाते कौन हैं, जो अमीर होते हैं। तो उसका विरोधाभासी हो गया। इसमें स्टूडेंट्स इस कविता में परस्पर विरोधी बातें क्यों की गई हैं, इसका भी क्या आंसर होगा। कवि ने परस्पर विरोधी बातें इसलिए की हैं कि संसार का कोई भी आकर्षण उन्हें बांध ना सका। उन्होंने अपनी सुख सुविधाओं के लिए कुछ नहीं किया, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने इस कविता में विरोधाभासी बातें की हैं। अगला प्रश्न है हमारा भाषा की बात से, और लास्ट प्रश्न है, संतुष्टि के लिए कवि ने छक्कर, जी भरकर और खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोचकर लिखिए, जैसे हंसकर, गाकर। मैंने कविता से स्टूडेंट्स कुछ शब्द लिखे हैं, देखते हैं क्या क्या हैं वो। पहला है मस्त होकर, दूसरा सराबोर होकर, थर्ड है चलकर, फोर्थ खींचकर, फिफ्थ है रहकर, सिक्स्थ बहकर, सेवंथ लुटाकर और एट्थ है मुस्कुराकर। इस तरह से स्टूडेंट्स आपके अभ्यास प्रश्न पाठ 4 के ख़त्म होते हैं। आप मेरी वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।